नमस्कार। यू मी एंड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन काकड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। वैसे तो मैंने सोचा था कि आपसे किसी और विषय पर बात करूंगी, लेकिन आज सुबह सुबह मैंने अपना मन बदल लिया। हमारी एक जानकार हैं और उनका पता चला कि यूट्रस का ऑपरेशन होना है। तो भी हमने भी सबने कहा कि मैं कहा भाभी 10-15 दिन अस्पताल रुकना पड़ेगा, मैं रुक जाऊंगी, खाना कर देंगे, ये कर देंगे। तो वो बड़ी तसल्ली से बोली कि नहीं नहीं अनीता, कोई चिंता मत करो, मैं तो 2 दिन में घर आ जाऊंगी, लेप्रोस्कोपी से हो रहा है। तो मैंने सोचा आज यही टॉपिक उठाती हूँ। और आप पहले तो हमें संक्षिप्त में बताइए कि लेप्रोस्कोपी क्या है, मतलब वो एक बेसिक सर्जरी से, जिसको आजकल कहते हैं ओपन सर्जरी से, कैसे अलग है? मैडम ऐसा है कि पहले तो आपको थोड़ा सा ओपन सर्जरी के बारे में ये बताना चाहता हूँ। हाँ जी। कि ओपन सर्जरी मीन्स चीरा लगने वाली सर्जरी। हाँ जी। जिसके अंदर पहले के ज़माने में जब ऑपरेशन किया करते थे तो पेट की कोई भी सर्जरी जब तक कि उस आकृति से बड़ा चीरा लगा करके नहीं करी जाती थी तब तक उसको निकालना बहुत मुश्किल होता था। हाँ जी, पूरा पूरा पेट काट देते थे। बिल्कुल काट देते बिल्कुल थे। सही। यूट्रस अगर मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो 15 सेंटीमीटर का इंसिजन आपको देना पड़ेगा। हाँ। इसी 22 तरह टांके आते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज के टाइम में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब जो अपने हाथ का काम है वही दूरबीन के द्वारा किया जाता है, जिसकी की दूरबीन की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती है। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के चीरे के द्वारा ही वो कितनी भी बड़ी साइज का ट्यूमर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर का हो, चाहे 15 सेंटीमीटर का हो, चाहे 20 सेंटीमीटर का हो, दूरबीन के द्वारा ही उसका ऑपरेशन करके उस 1 सेंटीमीटर मात्र चीरे से निकाल दिया जाता है। तो इसी को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो एडवांटेज आप खुद जान सकते हैं कि कहाँ 20 टांके लगते थे, कहाँ 2 टांके लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले मैं ये थोड़ा सा सर्जरी के बारे में सवाल करती हूँ कि चलिए हम लोग ये लेते हैं कि भी किसी के यूट्रस में फाइब्रॉइड है। Yes, ठीक है। और फाइब्रॉइड भी काफी बड़ा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि जी आपका हम यूट्रस भी निकाल देंगे और फाइब्रॉइड भी निकाल देंगे। Yes, तो अब आप हमें ये बताइए कि इस वाली एक प्रक्रिया के लिए क्या क्या पहले तो टेस्ट करवाने चाहिए? मैडम ऐसा है कि सबसे पहले तो अपने को यूट्रस की पूरी नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए। ठीक है। कि यूट्रस क्यों निकालना है, क्यों नहीं निकालना है। सपोज 20 साल की गर्ल है तो नेचुरली नहीं तो निकलेगा नहीं जी। निकालना है। हाँ। सिर्फ लेकिन फाइब्रॉइड की वजह से उसको या तो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस के अंदर सिर्फ फाइब्रॉइड वाला पार्ट ही निकाला जाता है। तो फाइब्रॉइड भी आप इससे के थ्रू निकाल बिल्कुल, देते हैं? लैप्रोस्कोपी के द्वारा फाइब्रॉइड वाला ही पार्ट निकाल दिया जाता है और यूट्रस को पूरा बचा लिया जाता है। ठीक है। और अगर इसी तरह अगर आपको लगता है एज ज्यादा है, भाई मीनोपॉजल एज है, 51 मेनोपॉजल 52 एज के है, हैं। फाइब्रॉइड ब्लीड कर रहा है, हाँ। ठीक है ना, फाइब्रॉइड की वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, सही है। या यूट्रस की एनाटॉमी या यूट्रस में मैलिग्नेंसी के चांसेस बन गए हैं, यूट्रस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, यूट्रस की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यूट्रस में ट्यूमर बनने के चांसेस हैं, ये सब अगर है तो उसमें पूरा यूट्रस रिमूव ही करना पड़ता है। चलिए डॉक्टर साहब, अब हम ले लीजिए हैं कि भाई तो आप ये जो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का छेद होता है। यस मैम। तो अब ये जो छेद होता है, ये मतलब एक छेद करते हैं या ऐसे 2-3 छेद होते हैं या 5-6 होते हैं? देखो मैडम, आजकल ये एक छेद की प्रोसेस भी चल रही है जिसे कि हम सिंगल पोर्ट बोलते हैं। सिर्फ एक ही छेद के द्वारा सारी सर्जरी कर देते हैं। और वैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मिनिमम 3 छेद की रिक्वायरमेंट होती है। एक छेद जो 1 सेंटीमीटर का होता है उसके द्वारा स्कोप या लाइट सोर्स डाला जाता है। ठीक है। जिससे कि हम अंदर का विजन देख सके। हाँ, सिर्फ अंदर तो अंधेरा है। बिल्कुल मैम। और दूसरे जो पोर्ट्स होते हैं वो 5-5 mm के होते हैं। अच्छा। वो भी आधा सेंटीमीटर जिसका कि अगर स्कार देखा जाए तो बिल्कुल नाक के बराबर होता है। ठीक है। उन दोनों पोर्ट के द्वारा हमारे दोनों हाथ की तरह वो वर्क करते हैं और सर्जरी का सेम पार्ट जो हम हाथ से कर रहे हैं वही वो इंस्ट्रूमेंट करके और उस 1 सेंटीमीटर जहां से वो इंसिजन लगाया है हमने कैमरा के लिए, उससे हम उस ट्यूमर को निकाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब ट्यूमर तो सुनने में आते हैं 8-8 सेंटीमीटर के, और आप कह रहे हो ये जो अब छेद करते हो ये 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल मैडम। कैसे निकाल लेते हो? मैडम यही चीज हम कहते हैं कि इसमें 2-3 तरीके होते हैं। अगर बहुत बड़ा यूट्रस है तो हमारे पास एक मॉर्सिलेटर मशीन होती है। अच्छा। उससे यूट्रस को बिल्कुल आधा सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया जाता है
ओहो। और टुकड़े काट करके उस 1 सेंटीमीटर वाले इंसिजन के बिल्कुल पास में ला करके उसे सक्शन मशीन द्वारा उसको खींच लिया जाता है। तो आप ट्यूमर फाइब्रॉइड के साथ भी ऐसे ही करते हैं? बिल्कुल मैडम। और दूसरा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम बच्चादानी का जो रास्ता होता है उसी से हम ट्यूमर को निकाल लेते हैं और अंदर से उसको टांके लगा करके वापस बंद कर देते हैं। लेकिन पेट पे कोई स्कार नहीं आता है। अगर कोई टुकड़ा रह गया अंदर तो? नहीं मैडम, रहता नहीं है। हम उसको पॉलीथीन में, पहले उस ट्यूमर को पॉलीथीन में डालते हैं और पॉलीथीन में डालने के बाद मतलब आप में, पॉलिथीन भी अंदर डालते हैं? बिल्कुल मैडम, पॉलीथीन अंदर डालते हैं जिसको बैग बोलते हैं, जिसको स्पेसिमेन बैग बोलते हैं, वो बैग हम अंदर डालते हैं। उसके अंदर वो यूट्रस या कोई भी चीज हमें डालनी है वो पहले उसमें डालते हैं। फिर उस ट्यूमर को पॉलीथीन के साथ में हम उस होल के पास में लाते हैं, फिर वहां से सक्शन करते हुए उस पॉलीथीन को बाहर निकाल लेते हैं। और ये सारी चीजें आप लोग ऊपर कंप्यूटर पे देखते हैं जो अंदर हो रहा है? बिल्कुल मैडम, टीवी पे सामने रहता है और सारा विजन सिस्टम चलता है। खाली आपके इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं और विजन सिस्टम चलता है। जैसे आपने बताया कि भाई इस तरह से हम उसको करके निकाल लेते हैं, तो कई बार कई पेशेंट्स को रहता है जी निकाला नहीं, निकाला, दिखा देना। तो आप लोग क्या पेशेंट्स को बाद में दिखा भी देते हैं कि भाई आपके ऑर्गन हमने निकाल दिए जो आपको दर्द हैं, करते उसकी रहते हैं? बायोप्सी भेजते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें कोई भी ट्यूमर या कोई भी स्ट्रक्चर अगर निकालनी है तो उसकी बायोप्सी जरूरी है। उसमें क्या था, क्या है, क्या नहीं है, या आगे उसका फेथ क्या रहेगा, वो सब कंफर्म करने के लिए हमें दिखाना जरूरी होता है। अब एक बार लेप्रोस्कोपी के जैसे आपने बताया कि भाई ये तो रहा यूट्रस का, लेकिन अगर और किसी ऑर्गन की भी लेप्रोस्कोपी करनी है, भाई गॉल ब्लैडर की करनी है, या जैसे आपने कभी किसी भी पेट के ऑर्गन के अंदर ये हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या मापदंड होते हैं और उसके साथ साथ पेशेंट की प्रोफाइल में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आप चेक करते हैं, ये हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं यूमी एंड हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं डॉक्टर जीवन काकड़िया से कि लेप्रोस्कोपी अगर करवानी है या नहीं करवानी है, उसके लिए पेशेंट की प्रोफाइल में आप लोग कुछ खास देखते हैं क्या? यस मैडम, वैसे आज के टाइम में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, मीन्स कोई भी एज फैक्टर, कोई सी भी डिजीज, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हाइपरटेंशन, चाहे डायबिटीज, कोई सी भी डिजीज एसोसिएटेड फैक्टर्स हो, उसके अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है। मतलब जैसे मैंने ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि भाई लेप्रोस्कोपी चाहे पेट के किसी भी अंग की हो, बेसिक मापदंड सेम रहता है। बिल्कुल मैडम। मैं एक एक करके जो कुछ एक सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई कई लोग कहते नहीं भैया हम तो बहुत मोटे हैं, हाँ। हमारी तो लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती। भैया अब 51, 52, 53 साल की औरत है, 2-3 बच्चे हो चुके हैं, भाई हमारे पेट पे तो बहुत मांस है, ये तो नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है? नहीं मैडम, ऐसा है कि जैसे मोटे पेशेंट है, मोटे पेशेंट में ही लेप्रोस्कोपी का एडवांटेज है। क्यों? आप मोटे पेशेंट में अगर चीरा लगाने के लिए आप अंदर घुसना चाहते हो तो 2 या 3 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है उसको घुसने के लिए आपको 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का चीरा लगाना पड़ेगा। वो फैट उतना ही है? बिल्कुल मैडम, आपको अंदर जाने के लिए ही उसमें कम से कम 4-5 सेंटीमीटर अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा। और वही हम एक छोटे से 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से वो इंस्ट्रूमेंट अंदर जाएगा और उससे सारी सर्जरी हम हैंडल कर सकते हैं। तो मोटापे के लिए तो स्पेसिफिक इंडिकेशन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही है। और मेरे को डायबिटीज है, मैं तो लेप्रोस्कोपी नहीं करवा सकती, कोई मुझे कह रहा था। अगेन डायबिटीज में इसलिए बेनिफिट है क्योंकि चीरा छोटा लगेगा, घाव जल्दी भरेगा, तो उसके लिए भी लेप्रोस्कोपी मोर एडवांटेजेस देन ओपन सर्जरी। डॉक्टर साहब एक बात आप मुझे बताओ कि जैसे आप कह रहे हो कि भाई मैक्सिमम प्रोफाइल्स में लेप्रोस्कोपी इज मोर एडवांटेजेस, तो मैं सवाल को दूसरी तरफ से पूछ लेती हूँ जी, आप किसकी लेप्रोस्कोपी नहीं करेंगे? यस मैडम, ये आप पूछ सकते हैं। रीजन बीइंग कि कुछ पेशेंट्स जिसके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, जैसे लंग्स अगर खराब है, अच्छा। फेफड़े वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर पेट को फुलाना पड़ता है गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। हम एक पेट को पूरा बैलून की तरह फुला करके उसके अंदर सर्जरी करते हैं। अच्छा, जिससे आपको स्पेस मिल जाए। यस मैडम, अगर कोई पेशेंट बहुत ओल्ड एज में है, जिनके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उसमें अगर हम पेट का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हार्ट और लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेन आता है। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। और बिना गैस के हम कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करते। अच्छा। तो ऐसे केस के अंदर हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब तक कि उसका हार्ट और लंग्स मजबूत नहीं होते। तो ऐसे केसेस जनरली तब मिलते हैं जब एज 80-85 के अबव होती है। उनके लिए तो वैसे बाकी सर्जरीज भी बड़ी क्वेश्चनेबल हो जाती हैं जी। बिल्कुल मैडम, नॉट जस्ट बस लेप्रोस्कोपी। उन्हीं केसेस में आप लेप्रोस्कोपी थोड़ी सी अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आज के टाइम में जिस तरह का एनेस्थीसिया है,
जिस तरह की एनेस्थेसिया ड्रग्स आई हैं वो भी हम मैनेज करके हम कोशिश करते हैं कि 80 और 90 की एज में भी अगर थोड़े बहुत भी लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो वी कैन प्रॉपर इवेल्युएट फॉर लेप्रोस्कोपिक आपने सर्जरी। मेरा अगला प्रश्न का ही यही था कि इसके अंदर कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल दिया जाता है या लोकल? बिल्कुल मैडम, इसमें सिर्फ जनरल एनेस्थेसिया ही दिया जाता है। किसी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एनेस्थेसिया जनरल एनेस्थेसिया ही होता है। लोकल एनेस्थेसिया या स्पाइनल एनेस्थेसिया में हम इस सर्जरी को नहीं कर सकते। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, भाई मेरा लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो गया, ठीक है, और जो है आप लोगों ने ये कुछ 1 सेंटीमीटर का, कुछ 1 mm का ये जो लगाए हैं, इसके अंदर कितने टाँके आते हैं? मैडम 1 सेंटीमीटर के इंसिजन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टाँके आते हैं और जो आधा सेंटीमीटर का हम इंसिजन लगाते हैं उसमें 1 स्टिच आता है। तो टोटल 3 या 4 स्टिच के अंदर पूरी सर्जरी हो जाती है। और उसके बाद हॉस्पिटल में कितनी देर रखते हैं अमूमन? मतलब मैक्सिमम बाकी से तो मैक्सिमम कोई सी भी सर्जरी के लिए 48 आवर्स, अच्छा 24 घंटे से ज़्यादातर हम सर्जरी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखते हैं। फिर भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एज की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड या प्रेशर की हाइपरटेंशन वजह है, से, बिल्कुल। इन सब के कारण हमें 2 दिन का वेट करना पड़ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके बाद भाई आपको टाँके कटवाने पड़ते? यस मैडम, इसमें अभी आजकल ये आया कि बिना टाँके कटने भी काम चल जाता है। कुछ इस तरह के स्टिचेज हम लगाते हैं जिससे कि आपको पता भी नहीं लगता, स्कार भी नहीं आता और टाँके भी कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं आफ्टर द सर्जरी? क्योंकि जब ओपन सर्जरी होती हैं जैसे पहले होती थी तो उसके बाद हर्निया ना हो जाए, बिल्कुल तो मैडम, बहुत लंबे चौड़े प्रिकॉशंस होते थे जो हम 6-8 महीने तक लेते बिल्कुल थे। मैडम। तो लेप्रोस्कोपी में हम लोग को क्या प्रिकॉशंस लेने कोई पड़ते हैं? प्रिकॉशंस नहीं इसमें, तो ये है कि जितना आपका अर्ली मोबिलाइजेशन, पहले के जमाने में जब बड़ा चीरा लगता था तो 7 दिन तो बेड से हिले नहीं दिया जाता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम ये कहते हैं कि अगर ऑपरेशन हो गया है, एनेस्थेसिया का इफेक्ट जो 4 से 5 घंटे रहता है नॉर्मल वो है। जैसे ही खत्म हो गया आप पेशेंट को मोबाइल कर दो। अच्छा जितना जल्दी मोबिलाइजेशन होगा पेशेंट की रिकवरी उतनी फास्ट होती है। हमारा टारगेट ये रहता है कि पेशेंट 3rd डे और 7th डे के अंदर अंदर उसको अपना ऑफिस वर्क ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी अगर आप इतनी जल्दी मोबाइल हो जाते हैं और अपना काम ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो एक बहुत सारा डर जो था सर्जरी के साथ, यस मैडम, देखिए एक तो दर्द का डर होता है और दूसरा ये होता है कि भाई मैं इतनी देर में ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, जॉब में प्रॉब्लम होगी, पैसे की दिक्कत होगी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी सारी होती हैं। प्रॉब्लम इससे अब मैं आपको 2 चीज़ और, जो मेरे सवाल हैं, दर्द में कितना फर्क पड़ता है? बहुत जी। फर्क पड़ता है मैडम। जो सर्जरी जितने बड़े टांका लगेगा, जितने बड़ा चीरा लगेगा उतना ही स्किन का टिश्यू कटेगा और जितना टिश्यू कटेगा उतना ही पेन होगा। हाँ ये 10 बात भी सही है। सेंटीमीटर की जगह आपका 1 सेंटीमीटर का चीरा लग रहा है और सिर्फ 2 टांके लग रहे हैं, उसमें पेन होने का सवाल ही नहीं है। कई बार लेप्रोस्कोपी के पेशेंट्स का सुना है कि कहते हैं जी मेरे लोअर बैक में दर्द हो रहा है, तो वो क्या किस लिए होता है वो, या साइकोलॉजिकल है वैसे? नहीं मैडम, साइकोलॉजिकल है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जनरली जनरल एनेस्थेसिया में होती है। इसमें हमें कोई पीछे से कोई निडल या सुई नहीं लगानी पड़ती है। अच्छा जनरली जिसके अंदर स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है उसके अंदर पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मेरे बैक एक हो रहा है, ओके। पेन हो रहा हाँ है, जी। मुझे सुई लगाई थी डॉक्टर साहब, उसी जगह पर पेन हो रहा है। लेकिन इसमें जनरल एनेस्थेसिया लगता है इसलिए कोई पेन का फैक्टर नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपने गॉल ब्लैडर पे बहुत सर्जरीज करी हैं और एक तरह से बहुत बढ़ता जा रहा है हम लोगों में कि गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स, इसके क्या कारण है ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और हम अभी वापस आ रहे हैं। आप लोग देखते रहिए यू मी एंड हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर जीवन काकड़िया से जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि हर दूसरे आदमी को गॉल ब्लैडर की परेशानी हो रही है आजकल। क्यों? पहले तो नहीं सुनने में आता था। मैडम ऐसा है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बनने के कारण होते हैं जनरली हम एफ फैक्टर बोलते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर कॉमन होता है, फर्टाइल पेशेंट्स के अंदर कॉमन होता है, 40 की एज के अंदर कॉमन होता है, फैटी पेशेंट्स के अंदर कॉमन होता है। दीज आर फैक्टर्स फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर गॉल स्टोन्स। ये सारे फैक्टर्स आज के टाइम में कॉमन होते जा रहे हैं, मेनली फैटी फैक्टर्स, जिसके अंदर जिस तरह का खान पीन हो रहा है, ऑयली डाइट्स हो रही हैं, उस वही एक कारण होता है जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनाते हैं। और इस कारण से हर दूसरे तीसरे पेशेंट्स के अंदर इस डाइटरी फैक्टर्स के कारण ये स्टोन्स बनते जा रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के कुछ अलग सिम्टम होते हैं, कुछ अलग मतलब कैरेक्टर होता है या कुछ और? नहीं मैडम, जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे डिस्पेप्सिया, अपच, जो मेन सिम्टम होता है, खाना पच नहीं रहा साहब, पेट का आफरा आ गया साहब, भूख नहीं लगती साहब, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है साहब, ये सब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स के फैक्टर होते हैं। अच्छा, और इसके लिए क्या इलाज है? मैडम अगर गॉल ब्लैडर में एक बार अगर स्टोन्स बन जाते हैं तो स्टोन्स निकालना ही नहीं बल्कि गॉल ब्लैडर को निकालना ही इसका मेन ट्रीटमेंट होता है।
क्यों? कई लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे स्टोन्स निकाल दो बट गॉल ब्लैडर मत निकालो। हाँ। नहीं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तभी बनते हैं जब गॉल ब्लैडर की वॉल डैमेज हो जाती है। ओहो। तो उसमें जो पैथोलॉजी है वो स्टोन नहीं है, बल्कि गॉल ब्लैडर की वॉल है। अगर गॉल ब्लैडर की वॉल डैमेज पार्ट है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। स्टोन्स एक बार निकाल भी दोगे तो क्योंकि दोबारा बन जाएंगे। भविष्य में गॉल ब्लैडर की वॉल से कैंसर बनने के चांसेस ज्यादा है। ओहो, अच्छा। इसी कारण से हम स्टोन के फैक्टर को ना बोल करके ये कहेंगे कि गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी है, इसलिए गॉल ब्लैडर निकालना बहुत जरूरी है। तो सब गॉल ब्लैडर हमारे क्या काम आता है भाई? मतलब अब इतना तो हम भी जानते हैं कि भाई लंग्स या किडनी या हार्ट तो है नहीं कि निकाल दिया तो काम तो चलता ही है, लेकिन क्या काम आता है गॉल ब्लैडर निकालने के बाद? आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि पब्लिक की ये रहती है कि साहब हमारा गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, हम घी नहीं खा पाएंगे, हम ये नहीं खा पाएंगे। ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोरेज होता है, मीन्स जूस स्टोरेज होता है। अच्छा। वो जनरली लीवर में बनता है। अपने लीवर के अंदर 800 ml जूस बनता है, ठीक है। जिसमें से 750 ml 750 ml डायरेक्टली लीवर से खाने की नली में चला जाता है। ठीक है। और गॉल ब्लैडर में सिर्फ रहता है 50 ml स्टोरेज की फॉर्म में। ओके। अब सपोज अपन ने घी खाया या तली हुई चीज खाई, ऑयली चीज खाई, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा खा पाएंगे 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम हाँ, कितना खा पर लेंगे? डे। ऑयल इससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे नेचुरली। और उसके लिए सिर्फ 50 या 100 ml जूस बहुत सफिशिएंट है। और हमें लीवर से मिल रहा है 750 ml, गॉल ब्लैडर में रहा 50 ml। तो आप करीबन किलो 1.5 किलो घी अगर खा रहे हो या बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयली फूड खा रहे हो, तब जाकर के लीवर का जब स्टोरेज खत्म हो जाता है तो गॉल ब्लैडर जो फंक्शन करता है कि उसको पंपिंग एक्शन के द्वारा वो जूस जो है वो आंत में पहुंचाता है। ओके। तो इसलिए अगर गॉल ब्लैडर निकाल भी दिया जाए तो लीवर से जो जूस कंटिन्यूस आ रहा है वो सफिशिएंट है। तो ऐसे कोई मतलब हम लोग इस चीज की ज्यादा चेष्टा ना करें कि जी मेरा गॉल ब्लैडर बचा लीजिए। यस मैडम, किडनी, हार्ट या लंग्स तो है नहीं। क्योंकि वो गॉल ब्लैडर रहना वो ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि उससे आगे जो भविष्य में खतरे होने वाले हैं उसको आप देखना जरूरी है। तो गॉल ब्लैडर की भी आप एंटायर सर्जरी लेप्रोस्कोपी से बिल्कुल कर मैडम, देते हैं? लेप्रोस्कोपी ही करते हैं। स्टोन्स वगैरह सब? बिल्कुल मैडम। और इसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? कोई प्रिकॉशंस नहीं, विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट अपने घर पे होता है और 3 दिन के अंदर अंदर उसकी रूटीन डाइट होती है और 7वें दिन से लेकर के 3रे दिन से लेकर के 7वें दिन तक वो ऑफिस अपना रूटीन वर्क कर सकता है। डॉक्टर साहब, अगर छोटे बच्चों का जब ऑपरेशन होता है लेप्रोस्कोपी का, और बच्चों से मेरा मतलब है कि अगर हम लगाएं किसी भी कारणवश 3 से 5 साल के बच्चे का अगर कोई ऑपरेशन होता है लेप्रोस्कोपी का, तो क्या खास प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं? सिंपल है मैडम, उसमें भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अच्छा। और बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है कि बड़ों में और बच्चों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इंस्ट्रूमेंट सिर्फ छोटे होते हैं। उससे भी छोटे यस होते हैं? मैडम, ओके। उसमें तो हम ये है कि जो सबसे बड़ा चीरा लगाते हैं सिर्फ 5 mm का लगाते हैं, आधा सेंटीमीटर का, और बाकी दो जो छोटे छोटे चीरे लगते हैं वो 3-3 mm के लगते हैं, मतलब 1/4 सेंटीमीटर के। वैसे बच्चों में क्या कारण होते हैं कई बार लेप्रोस्कोपी सर्जरी के? बच्चों में भी जनरली गॉल ब्लैडर भी मिलता है। इसके अलावा उनके आंतों के अंदर कई बार बीमारी पैदा हो जाती है। अच्छा। आंत का एक दूसरे में फंसा होना, ठीक है ना, छोटी आंत के अंदर कई बार छोटे मोटे पॉलिप्स हो जाते हैं, अपेंडिक्स भी एक होती है, ये सब हम दूरबीन के द्वारा ही करते हैं। अच्छा, अपेंडिक्स भी पहले तो चीरा लगता था, अब अपेंडिक्स भी आप लोग बिल्कुल मैडम, लेप्रोस्कोपी। मैंने पीछे किसी से सुना था कि अगर अपेंडिक्स में जैसे अगर स्वोलन हो जाता है तो वो लेप्रोस्कोपी के द्वारा नहीं निकाला जा नहीं मैडम, आज के टाइम में जब बड़ा से बड़ा ट्यूमर या कैंसर हम लेप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं तो अपेंडिक्स तो बहुत छोटी चीज है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ये तो रहे, जैसे आपने बताया कि भाई हमारे जो पूरे ये पेट और इसके अंदर है, इसके अलावा और कोई फ्रैक्चर्स या ऐसी सर्जरी वगैरह में भी लेप्रोस्कोपी यूज हो रही है? नहीं मैडम, जो सर्जरी जिसके अंदर की हमें चीरा लगा करके अंदर कैविटी में घुसना हो, अच्छा, वहीं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। जहां स्किन से रिलेटेड हो, बोन से रिलेटेड हो, वहां लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का कोई रोल नहीं है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी को अगर हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव के हिसाब से देखें तो वो क्या बहुत महंगी पड़ती है ओपन सर्जरी से? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं भाई इसमें बड़े फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर होता है, तो क्या ये बहुत कॉस्टली पड़ती है? नहीं मैडम, 100% कॉस्ट इफेक्टिव होती है। रीजन उसका कि सबसे पहला टारगेट रहता है छोटा चीरा लग करके अर्ली डिस्चार्ज। पेशेंट जो 15 दिन आपको बेड पे रहना पड़ता था, उसमें एक दिन में आप पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। 14 दिन का खर्चा आपका बच गया। फिर उसके ऊपर जो 14 दिन की जो दवाइयां लगनी है वो इतनी कॉस्ट बढ़ जाती है कि वो आपके कंपेयर अगर करो तो आपके 1 दिन और 14 दिन में बहुत फर्क है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट निकलता है तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये वाकई एक तरह से सस्ती पड़ती है। बिल्कुल मैडम। और
जैसे कि भाई कई सर्जरीज हैं, वो तो हमारे यहाँ मेडिकल कैंप्स लगते हैं, तो गांव में भी हो जाती हैं, कहीं और भी हो जाती हैं, छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में भी हो जाती हैं। तो क्या लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी बहुत ही मतलब बहुत सारी सहूलियतें ना होते हुए भी ऐसी जगह भी हो सकती है? बिल्कुल मैडम, आजकल हर जगह पेरीफेरी में और जितने भी कैंप्स लग रहे हैं उसके अंदर जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, सारी सर्जरी लेप्रोस्कोपिक हो रही है। मतलब हर कोई जो आम आदमी है वो पहले अपने डॉक्टर से अगर कोई ओपन सर्जरी कह भी रहा है तो ये सवाल जरूर करे कि मेरी लेप्रोस्कोपी सर्जरी आप क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल मैडम, ये सवाल जरूर करना बिल्कुल चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जीवन काकड़िया, जिन्होंने हमें जानकारी दी लेप्रोस्कोपी सर्जरी पे और गॉल ब्लैडर के ऊपर। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो या अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, आपकी कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसके ऊपर आप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हम उसका जवाब यहाँ कार्यक्रम में देंगे, उनसे संबंधित डॉक्टर को बुलाएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी परेशानी को हम लोग दूर कर सकें। हमारा पता नोट कीजिए, यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपके सभी ईमेल पढ़ूंगी और उनका जवाब दूंगी। हमारे ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, umhetv@gmail.com। अगले सप्ताह में फिर होंगी आपके बीच, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।